हेलो दोस्तों, ये है तीसरा पार्ट। और अब तक हमने पढ़ा प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता तक। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, क्षेत्रीय निरंतरता ये क्या होता है। तो मानव की उत्पत्ति को लेकर दो विचार विख्यात हुए। ठीक है, दो विचार विश्व विख्यात हुए, प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। तो प्रतिस्थापन से मुराद ये लिया जाता है कि एक ही स्थान पर मानव का उद्भव हुआ और फिर मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक स्थान से बाकी जगहों पर जो है प्रतिस्थापन किया। और दूसरा विख्यात है क्षेत्रीय निरंतरता। तो क्षेत्रीय निरंतरता से ये समझा जाता है कि मानव का उद्भव एक स्थान पर नहीं हुआ, अपितु मानव का उद्भव कई सारे स्थान पर हुआ और फिर इसी से मानव बस्तियां और मानव नगर का जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है आगे करता गया और जिस तरीके से आज हमारा ये समाज बन गया। तो इसका प्रतिस्थापन, क्षेत्रीय निरंतरता। ठीक है, तो प्रतिस्थापन मॉडल से यह कल्पना की गई और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल से। तो ये दोनों बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। तो भोजन प्राप्त करने के तरीके गैदरिंग था, हंटिंग था, फिशिंग था और पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, बीज, गुठलियाँ, बैल। तो उसी तरीके से ये लोग अपना हंटिंग करके, फिशिंग करके और जो है पेड़ पौधों से जो चीज़ें ज्ञात थी, खाने की वस्तुएं जिसके विषय में पता था, और धीरे धीरे जो स्नेह ज्ञान होता गया, वैसे ही मानव अपना खाने की आवश्यकताओं को पूरा करता गया। तो हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। तो चर्चा का विषय बना रहने का वजह बिल्कुल यही है कि आज भी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग शिकारी की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भाषा भी अलग है, उनका पहनावा भी अलग है, उनका जो है सोसाइटी का सब कुछ संस्कृति बिल्कुल आज के मॉडर्न ज़माने से बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है कि इन लोगों का जो है लिंक, कुछ लोग ऐसे रह गए जो आज भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ मिलता जुलता उनके ज़िंदगी में बहुत प्राचीन मानव के तौर तरीक़ों का समावेश उसके अंदर ज़रूर है। ये चीज़ें शिकारी शब्द से विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। तो देखिए, कहा जाता है कि शिकार शायद बाद में शुरू हुआ लगभग 5 लाख साल पहले। 5 लाख साल पहले शिकार शुरू हुआ। तो योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। तो 2 अक्षरों से मिलता है शिकार करने का साक्ष्य। एक दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव, ये तकरीबन जो है 5 लाख साल पहले, और जर्मनी में सोनजिंग 4 लाख साल पहले मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थानों से मिलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे नदी के पास, दोलनी, वेस्तोनाइस, ठीक है, को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। तो ये कहा जा रहा है कि शिकार करना तो मानव ने 5 लाख साल पूर्व किया, लेकिन वो शिकार 35,000 वर्ष पूर्व तक ये चीज़ें जो है शिकार करने में मानव काफ़ी बुद्धिमत्ता और योजना का इस्तेमाल और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, शिकार करने में माहिर हो गया। तो वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज वैसे समाज जो शिकार संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं, स्त्री पुरुष भिन्न कार्यकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम अध्याय में प्रवृत्ति अनुभागों में देखेंगे, जितने अतीत के साथ सदैव समांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। तो ये बातें सत्य है। जो आज के शिकारी का जो ज़िंदगी है वो प्राचीन लोगों के साथ हम कुछ मेल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से हमें नहीं समझना चाहिए। बहुत सारी बातें उसके अंदर हो सकती है। तो पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास कैसे, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ।
तो प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा, उनके प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? तो सबसे पहले कि जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों के बारे में जान करके, जैसे कि शिल्प कृतियाँ, चाहे फिर कोई भी चीज़ वो बना करके, जो घरेलू वस्तुओं की चीज़ों में, खाने पीने या फिर जो आदतों में उनका जो शुमार था, अगर वैसी कोई चीज़ें साक्ष्य अगर हमें प्राप्त हो तो उससे हमें आसानी होगी। तो जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। तो कोलंबो और ओलो जरसाइली के खनन स्थलों पर हजारों संख्या में शल्क उपकरण और हस्तु कठार मिले हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ मिले हैं, हस्तु कठार वगैरह, ये सब 7 लाख से तकरीबन 5 लाख साल पुराने हैं। तो ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठा हुए? तो संभव है कि कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे। तो कहा जा रहा है कि एक स्थान पर जो कई सारा जो औजार मिले हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है कि ये हो सकती है कि उस स्थान पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ या फिर चीज़ें होंगी और इसलिए वो जो है अपना जो औजार वगैरह वहीं पर छोड़ के चले जाते होंगे और फिर चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए फिर से वहाँ पर आ जाते होंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है। तो पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियाँ मिलती है और कुछ ही क्षेत्रों में शिल्पकृतियाँ भी मिलती है। अब क्षेत्र कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसे शिल्पकृतियों का कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। तो ये चीज़ें दो तरह की पता चल रही हैं। एक तो एक ही जगह पर कई सारा चीज़ें मिल रही है, ठीक है, चाहे वो हसुआ कटाई की बात हो या फिर बात हो शिल्प कृतियाँ। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ पर वो जो है चीज़ें रखने का कुछ स्पेशल बात है, कुछ स्पेशल मकसद होगा लोगों का। तो ओर्लो जायसैली का उत्खनित स्थल खननकर्ता लुइस लेकी और मैरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थलों के चारों ओर सक्रिय पगडंडी का पुल बना दिया था। ऊपर इस स्थान पर लुप्त कुठार सहित अन्य औजारों का एक नज़दीकी तस्वीर। तो तस्वीर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यह भी याद रखना जरूरी है कि सॉरी ठीक है। तो एक स्थान पर कैसे इकट्ठा हुआ है, तो ये संभव है। तो ये बात की जा रही है कि ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर यहाँ दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। तो पता चलता है कि होमिनिड जो प्राइमेट अन्य प्राइमेट मांस भक्षी के साथ निवास करते थे, ठीक है। मानव का सबसे इनिशियल स्टेज जो है होमिनिड और प्राइमेट के मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे, ये बात कही जा रही है। तो पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे। तो जहाँ प्राप्त, जैसे ये बात की जा रही कि जो होमिनिड होता था, जो आरंभिक मानव जिसके बारे में बात हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें जहाँ प्राप्त होती थी खाने की, वहीं पर वो अधिकतर चीज़ें जो खा लिया करते थे। तो अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। और यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, उत्खनन स्थलों पर हियाँ कैसे पहुँची होगी या पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हियाँ अक्षुण्ण रही होंगी। तो ये बात की जा रही है कि उत्खनन स्थल से चीज़ें यहाँ कैसे पहुँची होंगी, ठीक है। यहाँ कैसे पहुँचे होंगे, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, चीज़ें जो एक ही स्थान पर जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कहीं पर चीज़ों का अभाव। तो ये सब चीज़ें मतलब जो पहुँच रही है चीज़ों में क्या वजह क्या है, ठीक है। 4 लाख साल से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। तो ये चीज़ जो है लोग खुले आवास और गुफाओं में जो है रहने का प्रचलन शुरू हुआ 4 लाख से 1,25,000 पूर्व। इसके साथ यूरोप के पुरास्थल में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा के दीवार 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खेत स्रोतों जैसे फलों, वनस्पति, बीज, फलों,
पक्षियों के अंडे और मीठे जल की मछलियों, ट्राउट, पर्च और कॉफी के साथ मिलते हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसम प्रवास के लिए बनाई जाती थी। तो लोग सीख रहे थे, ठीक है, लोग सीख रहे थे कि कैसे एक जगह पर बसा जाए, कैसे धीरे धीरे वो उनको रहना एक जगह पर आ रहा था। सोसाइटी के निर्माण की तरफ लोग बढ़ना शुरू हो गए। तो जैसा कि ये तब शुरू हुआ होगा, ये चीज़ें तब से शुरू होगी जब मानव ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है खेती करने का कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। जब मानव को पता चला होगा कि किसी को बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे खाने की डेली वस्तुओं के उपयोग में बहुत ही बेहतर है, और उसका खेती बाड़ी करना इंसान ने सीखा। तो खेती बाड़ी जो आदतें पहले जैसे थी, शिकार करने की आदतें, घूमने फिरने की आदतें, तो ये बातें हैं कि वो उस स्थान से फिर किस कहीं और चले गए होंगे, खेती कुछ चीज़ों को जो है बो कर, कुछ चीज़ों को लगा कर। तो फिर लेकिन वापस लौटने पर जब वो वहाँ आए होंगे तो उन्होंने वहाँ देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी जो हमने मेहनतें की थी वो बिल्कुल सब कुछ बेकार हो गया है, तो जानवरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो फिर उनको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये खेती जो खाने की वस्तु जो हमें पता है, अगर इसको हमें प्रोडक्ट करना है तो एक ही इस स्थान पर रुक कर हमको हिफाजत भी करनी पड़ेगी। और मानव के कैरेक्टर में ये बातें है कि जब किसी चीज़ की किसी स्थान पर कुछ चीज़, कुछ महीने, कुछ साल अगर बिता ले कुछ, तो उस स्थान से कुछ ना कुछ लगाव हो जाता है। एक व्यक्ति के दिल में अगर ऐसा पैदा हुआ कि वो वहीं बस गए, तो उसके देखा देखी दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो कहने का मतलब बात यही है कि मानव इस तरीके से जो है, जब पेड़ पौधों के बारे में जब ज्ञान प्राप्त हुआ, चीज़ों को खेती बाड़ी करना जैसे जैसे मानव ने सुधार किया, तो नगरों का विकास वैसे वैसे होता चला गया। आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि नगरों का विकास खास तौर से उस जगह पर होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर रोज़गार और चीज़ों का जो है सबसे बेहतरीन जो है वहाँ पर इंतज़ाम होता है। लोग वहीं पर जाकर के बसते हैं और फिर नगर बस जाता है, फिर बड़ा शहर बन जाता है। एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, जमशेदपुर टाटा। तो जमशेदपुर देखिए एक ज़िला है और ये झारखंड में है। तो यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी, ठीक है, इन्होंने ये जो है लोहा का उद्योग लगाया 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के मध्य में। तो अब देखिए कि उस इंडस्ट्री के लगने की वजह से वहाँ पर, चूँकि वहाँ आबादी नहीं थी, ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा आज जो है शहर वो बन गया है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। तो देखिए जहाँ पर चीज़ें, जो वहाँ पर लोग मानव के आवश्यकताओं की जो बहुमूल्य जो चीज़ें हो जाती है, जो उनके रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा होता है, तो फिर वहाँ पर चीज़ें जो है, दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वही बातें कही जा रही है कि केन्या में चेस्लोवाजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाटक्रंस में पत्थर औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। तो ये सब चीज़ें रिसर्च में चीज़ों को उत्खनन में हमने पाई है, ठीक है। तो एक एक बात ये सब जो है आप पढ़िए, लेकिन इसको याद बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम, अथवा क्या ये एक संयोजित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी, इस निर्णय के बारे में सटीक रूप नहीं जानते। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिली है, कुछ चिकनी मिट्टी, जली हुई हड्डियों के टुकड़े। तो क्या इन सब चीज़ों को क्या किसी वजह से जो ज्वालामुखी से उत्पन्न जलन से के परिणाम से हुआ है, या फिर किसी सुनियोजित तरीके से आग लगाई है, तो इसके बारे में सटीक नहीं जानते हैं। दूसरी ओर चूल्हे के आगे नियंत्रित प्रयोग के गोता के इसके बाद कई फायदे थे। नियंत्रित आग के प्रयोग के गुफाओं के अंदर प्रकाश अंशतः मिलने में मददगार होता था। इससे भी भोजन में पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी के कठोर करने में आग इस्तेमाल होता था, और भागे की नोक बनाने, सल्क निकाल औजार बनाने में भी उष्णता उपयोग होती थी। तो मतलब उष्णता का उपयोग चीज़ों को जो है इस्तेमाल में लाते थे। उष्णता मतलब आग का उपयोग, ठीक है, खाने पकाने के लिए तो कर ही रहे थे। ख़ास तौर से और भी कई सारे अपनी चीज़ों में मानव चूँकि स्थिर नहीं रह सकता, मानव दिन ब दिन चीज़ों को आगे लेके जाता है, डेवलपमेंट करता है। मानव कभी एक जगह पर एक ही वस्तु पर कभी अडिग नहीं रह सकता। तो औजारों का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम याद रखना होगा कि औजारों का इस्तेमाल, औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने के आपको स्वच्छ एवं मतलब
चीज़ों को बनाने का सिर्फ मानव से ही नहीं, देखिए पक्षी भी देखिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और अपने जो है चीज़ों को अच्छा मतलब उनके पास भी ये चीज़ें समझ होती है कि कैसे जो है रहनी चाहिए। ईश्वर ने सबको उतनी बुद्धि दी है कि कैसे वो अपना जीवन यापन करें। तो इस प्रकार को चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजार इस्तेमाल करते हैं, अनुसवन बनाते हैं। तो ये औजार ओल्ड दुबई में मिले थे। बगल में दिखाया गया है औजार एक गंडासा है जिसके सल्गों को निकाल कर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया औजार एक हस्तकुठार है। क्या आप ये बता सकते हैं कि यह औजार किस काम में आते होंगे? तो ये बात तस्वीर दिखाकर आपको पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पर मेरे पास तस्वीर नहीं है। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जानवरों जो वानरों में नहीं पाई जाती है। जैसा कि हमने पृष्ठ 11 पर देखा है, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ। तो पहले ये बात कही जा रही है कि हमने होमो इरेक्टस का नाम दिया था, होमो सेपियंस का नाम दिया था। तो ये नाम देने का मकसद क्या था कि जैसे जैसे मानव होमो सेपियंस कहा गया तो चिंतनशील बुद्धिमान मानव, ठीक है। तो ये जब 5 लाख साल पहले मानव उद्भव जो हो चुका था, चिंतनशील हो गया तो हो चुका था, तो उसको होमो सेपियंस कहा गया। होमो इरेक्टस जो खड़े होकर के जो चलते थे, फिर खड़े होकर के चलने के बाद दूसरा बात ये हो गया कि जो वो शिकार करने में फिर दिक्कतें जो होती थी, मतलब दिक्कतें ना कह लें, मतलब चीज़ों को 4 पैर पर जब दौड़ चलते हैं तो फिर सफ़र करना ईजी होता है, 2 पैर पर आप जल्दी थक जाते हैं। तो वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि मानव जब 4 पैर पर चलते होंगे तो वो 2 पैर के मुकाबले में उनके लिए जो है सफ़र करना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को जो है आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करने में चीज़ों को आसानी हुई होगी। जैसे हाथ का इस्तेमाल जब हुआ तो हाथ का जैसे जैसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो हाथ में जो है इर्तिका हुआ चीज़ें जो है सुधार में आई। पैर का इस्तेमाल करने के बाद जो है पैर में जो है उसके अंदर जो है जो जटिलता हैं वो चीज़ें जो है ईजियर वे में जो है बदलने लगी। तो ये बातें कही जा रही है। तो शक्ति जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा। पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया केनिया के पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। मतलब पत्थर के औजार बनाने का साक्ष्य केनिया में भी मिलता है, इथोपिया में भी मिलता है। तो यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। तो ये बात कही जा रही है। तो अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में अभी हम नहीं जानते कि काम पुरुष या स्त्रियाँ दोनों में से कौन क्या करता था, ठीक है। संभव है स्त्रियाँ अपने बच्चों को भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास और औजार बनाती होगी या इस्तेमाल करती होगी। इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। तो ये तस्वीर है यहाँ पर। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीक़ों में सुधार हुआ। मतलब 35,000 वर्ष पहले हमने शुरू में ही पढ़ा वहाँ पर कि मानव सुनियोजित तरीके से शिकार करना सीख गया होगा और कुछ परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ जाना, उनके रोएदार खाल की कपड़े की तरह प्रयोग। तो ये सब चीज़ें 21,000 वर्ष पुराना है तो हमें प्राप्त हुआ है। फिर जो उन्हीं जानवरों से जो है उनके खालों का उपयोग में लाना इन लोगों ने सीखा। तो पंच ब्लेड तकनीक, एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे के पत्थर की हथौड़ी की सहायता से हटाया जाता है। इससे एक चपटे की सतह तैयार होते। तो ये चीज़ें रहने दें, चले आगे जाएं। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं होमिनिड भाषा में। तो अब भाषा के बारे में समझेंगे कि भाषा मनुष्य ही भाषा का उपयोग करता है। तो भाषा के विकास पर कई प्रकार के विचार है। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। तो होमिनिड जो अपने भाषाओं का सबसे पहला वो हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से जो है चीज़ों को समझते थे। उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग, फिर उसके बाद जो है कुछ सांतिक वर्ड का जो है इस्तेमाल करना सीखा, जैसे आ हा, इस तरह का वर्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आहान या बुलावों की प्रक्रिया से हुआ और जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा और धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में, तो जो ध्वनियों का जो उपयोग में लाते थे ये लोग इशारा बॉडी लैंग्वेज बता करके, तो फिर इसी का जो है भाषा में उपयोग होना शुरू हुआ होगा। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, ऐसा सुझाव दिया जाता है। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएँ थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा।
इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ होगा। मतलब शुरुआत हुआ होगा 20 लाख वर्ष पहले भाषा का शुरुआत हुआ होगा, ये बात की जा रही है। ठीक है, शुरुआत हुआ हो गया नहीं, मानव तो बात की जा रही है 5 लाख साल पहले तो पूरी तरीके से जो है टंच हुआ। अब 20 लाख वर्ष पहले भाषा कैसे सीखा होगा। ठीक है, तो मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। तो स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, इसका संबंध खासतौर पर आधुनिक मानव से रहा। तो 2 लाख वर्ष पहले तक मानव ने ये चीज़ें सीख गई। तो 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई भाषा, लगभग ये बातें कही जा रही है। तो अल्टीमेरा की गुफा का चित्र यहाँ पर दिया है। अल्टीमेरा स्पेन में स्थित है, एक गुफा स्थल है। अल्टीमेरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की और मार्सेलिनी सेंट डी सौतियोला का ध्यान उसकी बेटी मारिया 1879 में जलाया गया था। मार्सेलिनी एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ कर खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो, बोला। एक बार तो उसकी बेटी ने बेटे की आंख में हंसी में उड़ा दिया, परंतु उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई जिसमें रंग के बजाय किसी प्रकार के पेस्ट इस्तेमाल किया गया। क्योंकि उसका मन उमंग इतना भर उठा कि हद प्रभाव हो गई और अगले ही वर्ष उन्हें एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज में प्रस्तुति यूरोपीय पुरातत्वविदों ने सजात स्वीकार नहीं किया कि चित्रकारी इतनी ज़्यादा अच्छी हुई या उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। तो घूमते घूमते देख रहे हैं ना, एक फैमिली ने एक बहुत पुरानी चित्रकारी खोज ली और पॉसिबल है कि वो बहुत पहले आदि मानव का के द्वारा किया गया हो। तो फ्रांस में स्थित लेक सॉक्स और सोबे की गुफाओं में, स्पेन में स्थित अल्टीमेरा की गुफा जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई है। 30,000 से लेकर के 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाए गए। इनमें गौरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मैमथों, विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं का चित्र शामिल है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट इसको थोड़ा सा नोटिस कर ले, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्री में एंशियंट से जो है ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ये गुफाओं के चित्र जो है मिले हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से मिले थे वहाँ पर। तो इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों है जबकि अन्य हिस्सों में लोग प्रश्न पूछने वाले पूछते हैं। जरूरी है कि इन चित्र जो मिले हैं वो कहीं कहीं पर ही मिले हैं, हर जगह पर क्यों नहीं मिले हैं। तो उनके मूड पर डिपेंड था, उनकी मर्जी जहाँ बनानी थी उन्होंने बनाई। ठीक है, तो कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया, तो यह भी उनके मूड के ऊपर है। जिन जानवरों को वो डेली देखा करते थे, उनके उपयोग में आते थे या उनका जो इस्तेमाल करते थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं चीज़ों को इंसान चित्र बनाता है जिन चीज़ों को पसंद करता है। तो उनकी चीज़ डेली की ज़रूरत की चीज़ें होंगी, इसीलिए इन्हीं का चित्र बनाया होगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी बातें हैं। दूसरे जानवरों को क्यों नहीं, तो पुरुषों के अकेले अकेले अलग अलग समूहों में भी चित्र किया गया। तो समूह में भी पुरुषों का चित्र है, अकेले अकेले भी है, जबकि स्त्रियों के केवल समूह में ही है। हाँ, ये प्रश्न है। तो ये कही जा रही है कि समूहों में चित्र है, पुरुषों के ज़्यादा अकेले अकेले में है और स्त्रियों के ज़्यादा समूह में है। तो ऐसा क्यों है? तो हो सकता है स्त्रियाँ एक समूह में रहती है तो ज़्यादा ये माना जाता है कि शारीरिक तौर पर जो है वो अब पुरुषों के मुकाबले उनके पास शक्ति कम होती है और ख़तरा ज़्यादा होगा। तो यही वजह से स्त्रियाँ हो सकती है जो वो समूहों में रहती हों ताकि वो खतरों का मुकाबला कर सके। ये मैं जवाब दे रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। तो केवल पुरुषों को ही जानवर के साथ चित्रित किया गया है, तो पुरुषों को, हाँ देखो जानवरों को शिकार कौन करेगा, पुरुष ही करेंगे। तो इससे पॉसिबिलिटीज है कि इसलिए जो है चित्रित किया गया हो पुरुषों को ही जानवरों के साथ, स्त्रियों को कभी नहीं। तो ये बातें पता चल रही कि शिकार करने के लिए केवल पुरुष ही जाया करते होंगे, स्त्रियां घर पर रहती होगी। चित्र बनाने का काम शायद स्त्रियों का ही है। तो जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती थी, यह भी एक सवाल है। तो इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से यह एक चूँकि जीवन का शिकार महत्व है, तो धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोना से जुड़ी होती है। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी, ऐसी रस्म अदा करने से शिकार में सफलता मिले।
मतलब ये बातें की जा रही है कि की जाती है। दूसरा, आप भी सोच सकते हैं इसके विषय में, ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है उसी को 100% मान ले, ठीक है। किताब में भी जो जिन्होंने लिखा है उनका भी तो अपना विचार होता है, ठीक है। तो चीज़ों को अपने हिसाब से भी सोचने का और समझने का कोशिश करो। दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया है कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां पर छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है कि वहां से ये समूह शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीकों तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो। ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। हाँ, ये भी एक बात हो सकती है। तो आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है और जाहिर है कि वो अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है, और जैसा कि अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है। तो अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क कैसे हुआ? अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इलाके में आए, ठीक है, अफ्रीका के एक कुंग सेन नामक शिकारी संग्राहक ने ये विवरण दिया है, ये पढ़िए। सर्वप्रथम जब हम इलाके में आए तो हमने देखा वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जब वहाँ पर आए तो ये बता रहे उस जगह की स्थिति को। तो आसपास ये लोग हमें तो हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके पास जाते थे तो ये भागकर छिप जाते थे। हम उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब भी वे अजनबी लोगों को देखते थे इधर उधर भाग कर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर है और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उस पर अपना शासन स्थापित किया, इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं ये जाति के कुंग सेन शिकारी संग्राहक के एक व्यक्ति ये एक जो है वाकया बता रहे हैं। तो विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहक के साथ में मुकाबले के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हादजा जनसमूह, हादजा शिकारियों तथा संग्रहों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी इस एक खारे पानी की विषम्र घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है जहाँ घास, कांटेदार झाड़ियाँ, एकाक्सियों के पेड़ की बहुतायत है, लेकिन जहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती है। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवर बेशुमार संख्या में थी। यहाँ बड़े जानवर में हाथी, गैस, भेंड़े, जिराफ, जेबरा, वाटरबग, हिरन, चिंकारा, खागर, जंगली सुअर, बबून, बंदर, सुअर, तेंदुए, लकड़बग्घे सब आम है। उतने छोटे छोटे जानवरों का सही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुआ अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता था उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ शिकारी संग्राहक रहते अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद, कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ की फल आदि का साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जलभाव के वर्ष में भी अत्यंत भूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह की वनस्पति खाद बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है वह सूखे के मौसम में मिलने वाले खाद्य वस्तुओं के से भिन्न होता है। लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यह पाई जाने वाली 7 किस्म के जंगली मधुमक्खियों को और शहद सूढ़ियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती, मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत की व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग के बारे में ये बात की जा रही है कि ये लोग जानवरों, हर तरह के जानवरों का शिकार करते थे। हाथी को अगर छोड़ देते हो बगैर इस बात की परवाह किए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जानवर जो है ख़त्म हो जाए या विलुप्त हो जाए, ठीक है। तो वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं और लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग ये समझते हैं कि अगर आर्थिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है, इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर दूर की स्थिति पर स्थापित। तो पहले ये था कि जो नगर जो बसाए जाते थे, जो लोग आबादी जो आती थी, जब खेती करने के बारे में जब जान गए तो उसके बाद जो है नगरों का विकास खास तौर से नदियों के किनारे, पानी के किनारे होना शुरू हुआ, क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट है।
देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान है, लेकिन हाजरा लोग वहां अपनी शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहां लगाए जाते हैं जहां ये दोनों सुविधा उपलब्ध हो। पूर्वी हाजरा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना शिकार अधिकार नहीं जानते थे। कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं भी कंदमूल फल इकट्ठा कर सकता है, पानी ले सकता है। तो ये सब चीज़ें पहले इस तरह से थी। अपने इलाके में शिकार के लिए सीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हाजरा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर निर्भर रहते थे। संभवतः उनके भोजन का 80% भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता था और शेष 20% भाग मांस और फल था। 80% ये लोग शिकार तो करते थे, लेकिन 80% जो है शाकाहारी ही लोग थे और 20% मांसाहारी थे, लेकिन हाथी को छोड़कर सब जानवर बचता है। नमी के मौसम में हाजरा लोग के शिविर आमतौर पर छोटे दूर दूर तक फैले हुए थे और सूखे के मौसम में पानी की स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते। सूखे समय भी यहाँ भोजन कोई कमी नहीं रहती थी। मानव वैज्ञानिक जेम्स वर्डबर्न द्वारा 1960 में दिया गया विवरण ये बात की है। तो क्रिया खिलाफ 3 हाजरा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर तीन सवाल है। अब इसको पढ़ो और इसको हल करो। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्रहों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का प्रयोग शुरू और मानव। ये सवाल मैंने पहले ही कहा था कि ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है कि आज के शिकारी संग्राहक के जीवनी से हम पहले के शिकारी संग्राहक के जीवनी से कुछ साक्ष्य देख सकते हैं। ठीक है, तो समकालीन अनेक जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनजातीय ग्रुप। ठीक है, इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधारा चल रही है। एक और विद्वानों का ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों को सीधे अतीत को पुरातत्व विषय को व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के लोग ये है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक के जीवनी से पहले के शिकारी संग्राहक के लोगों से जो कनेक्ट करके देखते हैं। अब उदाहरण के लिए कुछ तथ्यविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है संभवतः आदिकालीन मानव के शिविर या निवास स्थान थे जहाँ वे सूखे मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हाजरा और पूर्ण सही समाधि में पाई जाती है। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये महसूस करते हैं कि संजाति वृक्ष संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाज को समझने के लिए। तो दूसरा ये है कि आज के जीवनी जो है शिकारियों का, उससे ये नहीं कह सकते कि वैसा ही है। तो ये बात एक विद्वानों का ग्रुप ऐसा भी है। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार संग्रह के साथ साथ कई और आर्थिक क्रियाकलापों में तो डेवलपमेंट तो हुआ होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ तो है बिल्कुल, चीज़ें तो आज जिस तरीके से हमारे साथ है, सामने है, हर दिन चीज़ें बदलती चली जा रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि शिकारी संग्राहकों के जीवनों में भी जो बात जो सेकेंड डिपार्टमेंट जो विद्वान जो लोग कह रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ें बदली होगी, है ना। जैसे जंगलों में पाए जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों की खेतों में मजदूरी करना, इसके अलावा जो कह रहे हैं कि आज के शिकारी संग्राहक के जीवनी को पहले के लोगों से कनेक्ट करके नहीं देखा जा सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल देख ले 100% नहीं माना जा सकता, क्योंकि चीज़ें तो बढ़ती है, चीज़ें सुधार होती है। लोग एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चीज़ें जो है, इस बात का सबूत नहीं है पूरा कह सके 100%, जिससे हम पहले के शिकारी संग्राहक के जीवनों को कनेक्ट करके ना देखें। एक अन्य समस्या है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों के आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी तत्व दिखाई देते हैं, जैसे वे समाज शिकार संग्राहक को अलग अलग मत देते हैं, उनके आकार भिन्न भिन्न या छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियाँ भी अंतर पाया जाता है। तो ये सब बातें कही जा रही है। वो दोनों के बीच में जो कनेक्ट करके देखने की बात है, उसमें दोनों साइड के विद्वानों का अलग अलग विचार है। तो क्या आप सोचते हैं कि प्राचीनतम मानव समाजों के, तो एक सवाल है, इसका जवाब लिखिए। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन से लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने के सामग्री जुटाने का काम करती है, पुरुष शिकार करते हैं। लेकिन ऐसे समाज के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां तो जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। संभवतः इसी बात से सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, तथापि इसमें समाजों के अंतर कुछ अंतर
है। वर्तमान स्थिति ऐसी है, होने पर अतीत के बारे में कई निष्कर्ष निकालना कठिन है। तो ये बात कही जा रही है। उपसंहार: लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। 10,000 से 4,000 वर्ष 4,500 वर्ष पहले दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना, जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इसके फलस्वरूप खेती, पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने के बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपज कर प्राप्त करना मानव इतिहास की युगांतकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया, ये बात की जा रही है कि खंड मूले और शिकारी वगैरह ये सब छोड़ करके मानव का खेती वगैरह करना ये एक बहुत बड़ा युगांतकारी घटना था। लेकिन ये कैसे परिवर्तन क्यों आया, ये भी एक सवाल है। तो लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं से अनाज पैदा उगाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई। तो ये बातें कही जा रही है कि खेती करने के लायक स्थितियाँ कैसे बनी, तो ये बातें कही जा रही है। जो कि इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक पसंद, तो ये चीज़ें हो गई। हिमयुग के बाद चीज़ें जो है तापमान बदली, चीज़ें ऐसा होती चली गई कि मानव के अनुकूल जो है खेती बाड़ी करने के लायक जो है पृथ्वी हो गया। जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा, सुअर आदि जानवरों उस पर मर्स की निर्भरता जैसे अनेक कार्मिकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, या फर्टाइल क्रिसेट अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट पर लेकर ईरान से जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथम चालू हो जाने के लोगों ने एक साथ स्थान पर ज़्यादा लंबे समय तक टिकना शुरू कर दिया। तो ये सब बातें की जा रही है। तो आई होप कि ये चैप्टर समाप्त हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, इस सवाल का आप जवाब लिखिए। और इसी के साथ ये चैप्टर 3 पार्ट्स में हमने पूरा अच्छा तरीक़ा से पढ़ा और समझा भी, ठीक है। तो दूसरे स्टूडेंट के लिए शेयर कीजिए। काफ़ी कम लोग वाच है, व्यू है, तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो शेयर कीजिए। थैंक यू।